तो मैं 12th पास आउट हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए सेमेस्टर 1 में। दिल्ली एनसीआर में आए तो क्या सोच के आए थे और आपने क्या क्या काम करा है? दिल्ली एनसीआर में कोई कंपनी में जॉब करने के लिए आया था। घंटे का वो बहुत कम पैसे दे रहा था। मैनेजर खूब बोलता था ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो। और मुझे भड़ास पसंद नहीं था। बाइक लेकर के अपना राइडिंग स्टार्ट किया। राइडिंग में क्या था कि पर डे पैसा मिल जाता था, जितना कमाओ अपना पर डे 24 घंटे में डल कर लो। स्ट्रगल करना पड़ता है, धूप बारिश जो भी है उसमें काम करना पड़ता है। जलन होगा, बारिश भीगोगे, यही सब बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। खाना पीना का, खाने का टाइम नहीं मिलेगा इसमें। ये है ना, रोड पर तो आपकी 24 घंटे रिस्क है। में पढ़ता था, सर पिताजी का थोड़ा तबियत डाउन हो गया। अच्छा। मैं जब 9th में गया तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। इतना रात देखना पड़ता है, मतलब 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ता था। ऐसा भी होता, गाड़ी पलटी हुई थी, दिन भर भूखे था। सुबह में बारिश हो रहा था, 5 बजे बारिश में भीगते हुए गया, जहाँ गाड़ी पलटी हुई थी वहां पे दिन भर मतलब समोसा खा करके भूखे रहा था। हिम्मत जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो आप दिखा रहे हो और आपने दिखाई है। परिस्थितियों से लड़ना मुझे आता है, मैं लड़ सकता हूँ किसी को। मैं बहुत नीचे परिस्थिति में भी रहा हूँ। नमस्कार साथियों, सबसे पहले स्वागत आपका राइडर टैलेंट हंट में। चलिए आज एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि आप पूछ जानिए ही मत, ये बता भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले भाई आते हैं गुड़गांव के अंदर और फिर उनका बैग चोरी हो जाता है। पेपर को देने के लिए अर्जेंट में झारखंड अपने गांव में जाना पड़ता है। भाग जाकर वापस दोबारा आकर अपने दिन रात मेहनत करते हैं। पर एक चीज इनके अंदर खासियत ये है कि इन्होंने कभी भी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। तो मैं स्वागत करता हूं सुधांशु जी का। भाई आप मेरे चैनल पे है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे यहाँ आना हुआ, आप बताएंगे। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ आपने स्टडी वगैरह थोड़ा बताएं कि कैसे क्या कर रखा है, कितना कर रखा है। स्टडी तो मैं 12th पास आउट हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए सेमेस्टर 1 में। अभी आप स्टडी परस्यू कर रहे हो। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप जब यहाँ दिल्ली एनसीआर में आए तो क्या सोच के आए थे और आपने क्या क्या काम करा है? मैं दिल्ली एनसीआर में कोई कंपनी में जॉब करने के लिए आया था, बट वहां पे मुझे 12-14 घंटे का वो बहुत कम पैसे दे रहा था। तो मैं सोचा कि इतने में कुछ होने वाला है नहीं, खाना पीना रहना सब अपना। तो मैं वहां से ऑनलाइन जॉब ऐप पे, मैं कुछ ऐप पे देखा जॉब, वहां से मैं निकल गया। तो वहां से जब निकला तो वो भी इंसान फ्रॉड निकल गया जिसके पास मैं गया था, जिस और मतलब कनेक्ट करके। फिर उसके बाद में वहां से दूसरी, मैं सोचा कि अब जो भी करना है इधर ही करना है, घर तो जाना नहीं है। उसके बाद फिर मैं इधर ही काम ढूंढने लगा। तो काम ढूंढते ढूंढते मैं वहीं पे गया एक स्टोर पे काम करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे मेरे को काम मिला। तो वहां मैं 7-8 दिन काम किया। उस काम में इतना प्रेशर था कि मैनेजर खूब बोलता था ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ हो जाता था तो एकदम चिल्लाने लगता था। और मुझे भड़ास पसंद नहीं था। तो एक दिन मैंने बोल भी दिया कि सर ऐसे मत बोलिए, काम अभी ले लिया तो आ जाएगा काम। तो बोलता है कि ऐसे करो वैसे करो, जरा सा बैठने का टाइम भी नहीं देता। ब्रेक टाइम भी, खाने के लिए ब्रेक टाइम मांगो तो बोल रहा था कि बंदे नहीं है तो ब्रेक टाइम नहीं मिलेगा, अपनी मर्जी से टाइम नहीं ले सकते हो तुम, वो टाइम मैं दूंगा ऐसे वैसे। ये तो भाई मैं बोलता था सर खाने का तो टाइम दे दो, भूख लगी है। तो भाई 1 घंटे बाद जाना। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, नर्स को बोला कि सर मेरे को भूख लगी है, 7-7:30 बज रहा था, मेरे को खाना खाना, ब्रेक दीजिए। बोलता है अभी दूसरा लड़का गया। ठीक है, मैं आधे घंटे वेट कर लिया। फिर बोला अभी दूसरा लड़का गया। फिर 1 घंटे वेट कर लिया, टाइम हो गया 9। बोला सर मुझे बहुत तेज भूख लगी है, टाइम दे दो। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाकर के वो नहीं, दूसरा मैनेजर एक था, वो मेरे को टाइम दिया। ठीक है, तो मैं गया। उस दिन सोचा यार सुना ये काम ही क्या, ये काम ही क्या करना जिसमें खाने का टाइम नहीं है। फिर मैं बोला सर मैं रिजाइन मार रहा हूँ। बोला ठीक है मार दे रिजाइन, क्योंकि वहाँ लड़कों की कमी नहीं थी, आते जाते बहुत रिजाइन मार दिया। रिजाइन मारा तो उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे थे। वहां से मैं क्या किया कि मैं राइडिंग स्टार्ट किया। वहां गया मैं दुकान पे, वहां पे बाइक ली। बाइक लेकर के अपना राइडिंग स्टार्ट किया। राइडिंग में क्या था कि पर डे पैसा मिल जाता था, जितना कमाओ अपना पर डे 24 घंटे में डल कर लो।
तो वही मैं विड्रॉल पैसे कर लेता था, उससे मेरे को बस वहां से कुछ पैसे जुगाड़ हुए, मैं अच्छा पैसा वहां कमाने लगा, डेली का 2,000 2500 ऐसे करके कमा रहा था। तो वहां पे मेरा मतलब वहां मैं वहां पे छोड़ दिया, क्योंकि वहां मेरे साथ कुछ घटना घट गया, मतलब कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई, तो मैं वहां से छोड़ के मैं आ गया इधर ढाल का। फिर यहाँ पे आकर के मैं यही राइडिंग का काम करने लगा, जो मतलब अभी मैं कर रहा हूँ। इसमें भी राइडिंग में है क्या ना कि अपना काम है, जब मन कब करो, जब मन नहीं करो। और नौकरी में क्या है कि दूसरे की भड़ास सुननी पड़ती है, उसका जितना गुस्सा रहेगा वो सब आप पे निकाल देगा। आप किस पे निकालोगे? खुद पे निकालोगे या फिर किसी अपने अपने से छोटे पे या फिर साथी पे या घर वाले पे या किसी पे भी निकाल दोगे? उससे होगा क्या कि आपका रिश्ता बिगड़ेगा। भाई इससे बढ़िया है कि दूसरे के अंडर नौकरी करूँ, 15 20 हजार 25 हजार 30 हजार से बढ़िया भाई खुद का काम करके 25 30 हजार से ज्यादा मैं कमा सकता हूँ। राइडिंग में क्या है कि बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, धूप बारिश जो भी है उसमें काम करना पड़ता है। और इसमें काम करने में थोड़ा धूप में जलन होगा, बारिश भीगोगे, यही सब बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। खाना पीना का खाने का टाइम नहीं मिलेगा इसमें आपको, अगर काम कर रहे हो तो भाई उसमें इतने घंटे ऑनलाइन देने हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें भी आती है खाने पीने को लेकर के। और मतलब रोड में पता ही है, इधर रॉन्ग साइड ये वो। ये है ना, रोड पर तो आपकी 24 घंटे रिस्क है। आप अगर सही चल रहे हो आपसे मतलब नहीं है, सामने वाला गलत आ जाएगा। गलत आ जाए तो और दूसरी बात है कि इसमें क्या है ना कि मतलब जैसे कि आप जा रहे हो तो आपको उसमें बड़ा भी बहुत कुछ सुनने को भी सहना पड़ता है, बहुत कुछ। मान लो अगर किसी के साथ बहसबाजी करे, झगड़ा हो जाएगा, अगर वो दो बात बोल देते, अगर आप सहे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप भी अग्रेसिव मतलब थोड़ा गुस्से वाला रह गया तो लड़ाई हो जाएगी वहां पे। मैं बताता हूँ भाई, इसी सोच को लेकर मैंने ये दुनिया का पहला चैनल बनाया है कि जहां सभी राइडर अपने मन की बात आगे कह सकते हैं। जैसे आपने अभी कहा, आपने कॉरपोरेट की भी एक ऐसा सच बताया है जो बताने से कतराते हैं कि खाने तक को फुर्सत नहीं देते हैं कॉरपोरेट, खाने तक का भी फुर्सत नहीं ये देगा। आपने अभी कहा। दूसरा, आप राइडर्स को लेकर भी, राइडिंग को लेकर भी आपने एक ऐसा सच बताया कि रोड के ऊपर घूमना, सामने वालों का सुनना। भाई यहाँ मेट्रो सिटीज में हर जगह यही है। और उधर से आपको गाली वाली भी सुनने को मिलेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते उस टाइम। अगर आप उसके साथ लड़ाई करोगे तो फिर आप यहाँ कमाने आए हो, लड़ाई करने तो आए नहीं। मैं वही चीज है भाई कि क्या है ना, मेरी इसी सोच को लेकर मैंने चैनल बनाया है कि भाई जो सामने वाले की जो सोच है आपके प्रति वो थोड़ी बदले, थोड़ा बहुत उसका मतलब आप देखने का नजरिया जो है ना आपके प्रति या सभी की वर्कर्स के प्रति वो थोड़ा चेंज हो। क्योंकि बहुत सी घटनाएं हम ऐसे सुनते आ रहे हैं। और डिलीवरी बॉय में ये सब का भी प्रॉब्लम है कि रात में आपको गार्ड अंदर नहीं जाने देगा, जा रहे हो तो एंट्री करवाओ, ये करवाओ वो करो, उसमें भी टाइम लग जाएगा। वो बहुत प्रोटोकॉल। भाई हम आतंकवादी थोड़ी है, हम तो भाई सामान देने जा रहे हैं। देखो ये बहुत सी सोसाइटियों में है कि आजकल है ना बोर्ड लगा दिए गए हैं, डिलीवरी बॉय नॉट अलाउड। प्लस में लिफ्ट में क्या रखा है ना कि इस लिफ्ट में डिलीवरी बॉय अलाउ नहीं कर सकते। और भाई उसकी आपको अगर 10 मंजिल है तो अगर लिफ्ट खराब है तो चढ़ के जाना पड़ेगा। मैं सभी प्रॉब्लम है। सभी अपने जो भाई है ना जो भी मेट्रो सिटी में रहता है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आप अपने बिल्डिंग के बाहर ये ना लिखें कि डिलीवरी बॉयज आर नॉट अलाउड, और उसके साइड में एक और बोर्ड लगा होता है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये चीजों का कंपैरिजन ना करे भाई, ये भी इंसान है। ठीक। दूसरा, थोड़ी लिफ्ट वगैरह की सहूलियत इन जैसे भाइयों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि 10-10 15-15 मंजिल के टावर है, हर मेट्रो सिटी के अंदर टावर है 15-15 मंजिल के, और वहां अगर आप लिफ्ट यूज नहीं कर सकते हो या 5 मंजिल तो चढ़ के आना पड़ता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट सभी भाइयों से ये करूंगा कि यार कम से कम इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो भाई अब आगे बात करते हैं कि आप जैसे गुड़गांव आए, तो गुड़गांव आते टाइम आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? फर्स्ट टाइम आप कब आए? थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा हमें बताएं। फर्स्ट टाइम तो मैं पापा के साथ 2017-18 में आया था। उस टाइम में घूमने के लिए आया था। तो यहाँ पे मैं घूमा फिरा, एक आध महीने रहा, तो यहाँ से फिर मैं घर चला गया। फिर वहाँ अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, वहां से फिर सारा फैमिली 2-3 साल मतलब 1-2 साल जो भी है इधर पे रहा। तो हम लोग को इधर अच्छा नहीं लगने लगा, इधर ही पढ़ाई करते थे हम लोग गुड़गांव में, तो इधर अच्छा नहीं लगा तो हम लोग वापस घर चले गए। घर जाने के बाद फिर घर पे पढ़ाई करने लगे। तो जिस टाइम मैं 8 में पढ़ता था उस टाइम पिताजी का थोड़ा तबियत
डाउन हो गया। अच्छा। हाँ, तो डाउन हो गया। उसके बाद फिर मैं जब 9th में गया तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी, तो मैं सोचा कि क्यों ना बाहर चला जाऊँ। तो 9th का मेरा एग्जाम था, उससे 1 महीने पहले मैं बाहर आया। तो यहाँ पे मैं 1 महीना काम किया, 1 से 1.5 महीना यहाँ यूनिटेक साइबर पार्क के पास काम करने के बाद फिर मैं घर गया, वहाँ पे एग्जाम लिखा 9th का एग्जाम लिखने के बाद मैं गाँव में, मेरे गाँव में धनिया का व्यापारी होता है, तो वहाँ पे मैं क्या करता था, 12 बजे तक स्कूल पढ़ता था, 12 बजे तक स्कूल में रहता था, 12 बजे के बाद में चला जाता था काम करने के लिए उसी तरह ड्रेस के। सर लोग भी मुझे जाने दे देते थे, छुट्टी दे देते थे कि मैं चला भी जाता था तो सर लोग कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल तो 3 बजे बंद होता था। ठीक है, मैं 9th में 10th में पढ़ता था, उस टाइम 9th का एग्जाम दिया, 10th में पढ़ता था। स्कूल मतलब स्कूल तो बंद होता था, क्या बोलते हैं उसको, 3 बजे। 3 बजे। मेरे को धनिया वाला रखना भी बोलते थे, तू बच्चा भी नहीं। मैं बोला भाई रख के तू देख ले, तेरा हिसाब में कर दूंगा। ठीक है, वो बोला कि ठीक है तू आ जाना कल से। अब मैं सोचा यार स्कूल है तो मैं करूंगा क्या, तो मैं क्या किया ना, उस सर को मैं बता, एक सर थे मतलब फ्रेंडली टाइप में, पंकज नाम था हाँ उसका, हाँ। पंकज सर, वो मेरे फ्रेंडली टाइप में, उनको बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और तो बोले कि ठीक है तुम चल जाना। तो मैं 12 बजे तक स्कूल में रहता था, खाना स्कूल में खाता था, वहां से ड्रेस पे ही सीधा चला जाता था काम पे। अब जब स्कूल छुट्टी होता था 3 बजे, तो मैं उसके बाद आता था वहां से। कभी अगर लेट हो जाता था ना, 12:30 1 बज जाता था, तो ड्रेस पे जाता था, नहीं तो कभी घर जाकर के ड्रेस चेंज करके जाता था। सारे बच्चे लोग सर को बोलते थे, तो सर लोग मेरे सपोर्टर में थे। तो वैसा मैं वहां पे काम किया जब तक मैंने 10th का एग्जाम नहीं दिया। 10th का एग्जाम नहीं दिया तब तक 2 3 4 महीने वहां पे काम किया। 300 400 रुपए डेली दे देता था, हिसाब पत्र का काम रहता था, जितना उसका धनिया लेना देना ये सब का काम। वहां पे काम किया। उसके बाद मैं 10th पास किया, सोचा यहाँ से कुछ गुजारा होने वाला नहीं। फिर मैं आ गया गुड़गांव, यहाँ पे मेरा भैया अच्छा। रहते थे। हाँ। तो यहाँ पे आया तो फिर मैं यहाँ पे भी काम किया 1 2 महीने, जब तक मेरे 10th का रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने तक यहाँ काम किया। रिजल्ट आने के बाद मैं वापस गया घर। अच्छा। घर गया, वहाँ पे घर जाने के बाद मैं नाम एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद फिर मैं वापस आया यहाँ पे। वापस आया तो यहाँ पे मुझे मतलब किसी कारणवश फिर मैं यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे गया सेक्टर 57, वहाँ पे मैं रहा। तो वहाँ पे मेरा गेस्ट हाउस है फॉरेनर लोगों का, वहाँ पे मैं काम किया, मतलब उन लोग से टॉकिंग करने का, उन लोग क्या अच्छा, क्या सामान मांगते हैं सब। हाउस कीपिंग का भी आपने काम करा है वहाँ पर, या स्टोर का काम करा है? नहीं, हाउस कीपिंग है, जैसे कि वो लोग बोलते थे ना कि जो भी सामान रहता था कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो मुझे ला करके बाहर से देनी पड़ती थी। अच्छा वो अच्छा लोग मुझे अच्छा। कॉल करके बोलता था कि ये मतलब समझ ले एक तरह से वेटर का काम ही है, मतलब उन लोग का सारा बात थी। तो ये सब काम किया, तो वहां पे किया। तो कुछ लोग अच्छे अच्छे लोग मिले, तो वो लोग बोले कि क्यों काम, मैंने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। तो उन लोग ने बोला कि भाई ये सब काम मत कर, ऐसे में कुछ नहीं रखा है, तेरे को क्या मिलेगा, 15 20 हजार का काम, 15 हजार रुपये सही तुमको बात। मिल रहा होगा, उससे बढ़िया पढ़ ले यार, तेरे से भी अच्छे से मतलब मैं फेस करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक एक ने तो मुझे बताया था मैं टॉयलेट साफ करता था, भाई तू बिलीव नहीं करेगा, अभी न्यूजीलैंड में काम कर रहा हूँ, ऐसा बोला था वो। ठीक है। जी। उसके बाद मैं सोचा यार जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम वहां से निकले। अब वहां से निकले तो भाई मेरे को कुछ काम तो चाहिए था, तो मैंने एक दोस्त को कॉल किया कि भाई कुछ काम ढूंढ। तो बोला कि देख मेरे पास काम है ट्रांसपोर्टिंग का। बोला ठीक है यार। तो ट्रांसपोर्टिंग का काम में लगवाया, तो उसमें कितना 15 हजार रुपये, 15 से 20 हजार के 15 अप्रॉक्स देता था। हाँ। घर के सामने ही था, अंडरगंज चतरा में। उधर ही काम किए कम से कम, उसके पास में काम किया 1 साल। उसमें भी यही फेसिंग होता था ना कि माइंस के नीचे जाना पड़ता था एकदम पूरा गड्ढे में। समझो आप कितना गड्ढे में, अगर वहां से गाड़ी पलट गई तो भाई आपका हड्डी का तो पता ही नहीं चला, मतलब जान तो बचेगा ही नहीं, अच्छा मर जाओगे। इतनी खतरनाक जगह में काम करता था। भाई, अब 12 बजे। जो कोयला माइंस होती है वही ना, पत्थर की माइंस। पत्थर की, मार्बल या पत्थर की हाँ। माइंस के अंदर। अच्छा, वहां से आप ट्रक लोड करवा के लाते थे हाँ, वहां नीचे? से ट्रक लोड करवा के ऊपर लाता था, मैं ड्राइवर के साथ में जाता था। इतना रात देखना पड़ता है, मतलब 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ता था। 24 घंटे। एक बार तो ऐसा भी होता, गाड़ी पलटी हो गई थी, दिन भर भूखे था। सुबह में बारिश हो रहा था, 5 बजे बारिश में भीगते हुए गया, जहाँ गाड़ी पलटी हुई थी वहां पे दिन भर मतलब समोसा खा करके भूखे रहा था बस दिन भर। भाई 1 2 समोसे खाया दिन भर। तो रात को वही सुबह 5 बजे गए हुए, रात को 8 बजे गाड़ी वाड़ी सब लोड करवा के, मतलब गाड़ी वाड़ी सीधा करवा के आया था। मतलब 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है उसमें। मालिक का भड़ास सुनने वाला है, अगर कुछ हो गया तो वो आपको चिल्लाएगा, जबकि आपकी गलती है ही नहीं। भाई उसमें मेरी क्या गलती, ड्राइवर गाड़ी पलट गई, मेरा गलती है बताओ। और उसमें मालिक आपको भड़ा सुनाएगा, लेकिन मजबूरी तो उस टाइम करके, क्योंकि नहीं, मेरा अल्ट्रा था मेरा लोअर। एक चीज का सवाल ये भी है, जैसे आप जाते थे माइंस में ट्रक में, तो वो तो वन वे होगा, हाँ, सिंगल। सिंगल वे होगा। हाँ, अब आप कह रहे हो ट्रक मान लो पलट गया वहां पर, तो जो नीचे और आदमी काम कर रहे हैं वो वो भी वही की वही, खत्म। हाँ, वो भी खत्म। और ऊपर वाले आ नहीं सकते हैं। ऊपर वाले आ नहीं सकते हैं। यार बहुत रिस्की आपने काम
करा हुआ है ये। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें मेरा सब 18 साल हुआ नहीं था तो काम करना पड़ा। नहीं भाई, कर क्या नहीं सकते, नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये हिम्मत है कि एक स्टूडेंट में सभी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं या एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हुए हैं, रद्द हुए हैं, वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे सुसाइड वगैरह का कदम ना उठाएं। जिंदगी बहुत बाकी पड़ी है अभी। हो सकता है कि आपकी किस्मत में ना, कि क्या पता क्या ही लिखा हो। और तो अब वे बच्चे या वो स्टूडेंट्स, आप इन भाई की स्टोरी जरूर सुने, कैसे कैसे परिस्थिति के अंदर स्कूल में रहते हुए 10th के एग्जाम से पहले उन्होंने धनिया का काम के साथ वहां जुड़े, फिर माइंस में काम करा, गुड़गांव आके स्ट्रगल करा। ये भाई आप है ना, लाखों करोड़ों बच्चों के लिए मोटिवेशन हो। आज के करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो हिम्मत जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो आप दिखा रहे हो और आपने दिखाई दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को आपने पहले ये भी बताया था कि आप जब फर्स्ट टाइम गुड़गांव आए थे तो काम के चक्कर में तो आपका बैग चोरी हो गया था। हाँ बड़ी पहले दूसरा, हाँ दूसरा, आप जब आपका पेपर था एक मिड सेमेस्टर का, तो आपके गांव से कॉल आती है कि टीचर की कि आप एग्जाम देने आए। तो दोनों चीजें एक बार थोड़ा बताएं कि क्या स्टोरी थी वो। मैं उधर दिल्ली एनसीआर से वापस जब इधर आ रहा था तो टेम्पो में मेरा बैग में सारा सामान था, कपड़ा वपड़ा जितना मतलब ये बिछौना विछौना जितना भी होता है ना, सारा कुछ उसमें सामान था। बस डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग में मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ हैंड बैग में हाँ उसमें था। और बाकी जो बैग होता है ना बड़ा वाला, हाँ उसमें हाँ। सारा कुछ था। तो मैं एक टेम्पो में छोड़ा था उस टाइम ना, वो मतलब मैं थोड़ा टेंशन में था तो बैग मेरे छूट गए वहीं पे टेम्पो में ही। अब जब आगे गया तो मेरा हाथ खाली खाली सा लगा, जैसे कल आपको लगा था वैसे मेरे को हाँ लगा हाँ कि हाँ। खाली खाली था हाथ। अब मैं, मेरे साथ में एक लड़का था, उसको मैंने पूछा कि भाई बैग, तो बोलता है कि तुमको पता होगा ना। मैं बोला भाई टेम्पो पे था, बोला छूट के चला गया। अब मैं उसको भी नहीं ढूंढ सकता था क्योंकि मुझे जाना भी था इंटरव्यू देने के लिए वहां पे काम के लिए। अब बोला यार जो हो गया सो जाने दे। वहां जाने के बाद जब मैं दिया तो वहां पे मेरे को रहने का ठिकाना नहीं था। तो अब वो लड़का मेरे साथ जो एक लड़का था बोला भाई चल वापिस वहीं पे। मैं बोला तुमको जाना तू जा, मैं जैसे भी काम करूंगा यहीं पे करूंगा। अब वहां पे मुझे एक भैया मिला, वो मुझे बोला कि भाई तू चल एक लड़के के साथ मुझे रखवा। तो फिर मैं बताया ना वैसे काम वाम करने लगा। उसके बाद फिर इधर पे वहां से वो इधर झाड़ता है, यहाँ पे फिर राइडिंग करने लगा। एग्जाम वाला क्या था? एग्जाम वाला यही था कि मेरे को पहले से पता था कि 20 तारीख को एग्जाम है, लेकिन मुझे लगा कि ये नॉर्मली एग्जाम होगा स्कूल का तो नहीं दूंगा तो चलेगा। अच्छा। बट मुझे जब वो लास्ट एग्जाम कितना तारीख को था मेरा, 17 आप बता रहे थे, 16-17 तारीख के करीब बता रहे थे। मेरे को तारीख एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट जैसे मान लीजिए परसों एग्जाम है तो मेरे को आज सर का कॉल आया कि तुमको ना फ्राइडे को आना होगा। मैं बोला सर मैं तो गुड़गांव में। बोला तुम जैसे भी आओ तुम आओ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं रात को निकलने का सोचा, बट रात को मेरा फोन नहीं टूट गया। फोन टूट गया तो अब उसमें कुछ दिखने नहीं लगा, तो करूँ क्या। तो मैं गया रात में फोन बनवाने, तो फोन बना बट 9:30-10 बज गया। 10:45 पे ट्रेन था। मैं बोला यार इतनी हड़बड़ी में जाऊंगा, उससे बढ़िया मैंने फिर देखा ट्रेन में, सोचा सुबह निकला। सुबह ट्रेन देखा तो 7 बजे था। मैं रूम से निकला 5, 5:30 बजे। मेट्रो गया, मेट्रो से वहाँ चांदनी चौक से ट्रेन पकड़ा। वहां से मैं पहुंचा रात को 11 बजे कोडरमा। कोडरमा से फिर ट्रेन पकड़ा, वहां सुबह 7 बजे पहुंचा। मैं कोडरमा से 1 बजे का ट्रेन पकड़ा, 11 बजे कोडरमा पहुंच के 1 बजे का ट्रेन रांची के लिए पकड़ा। और रांची में पहुंचा सुबह 7 बजे। वहां उतरा, मुंह कान धोया, फ्रेश व्रेश नहाया धोया, वहां से ड्रेस पहना, वापस गया कॉलेज 9:30-10 बजे। कॉलेज जाकर के वहां पे मैंने सर से मिला। सर हमको पेपर दिए वहाँ, 2 क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर। तो मैंने वहाँ पहले मेजर खोटा का एग्जाम लिखा। एग्जाम लिखने के बाद मेरा एक हिंदी का एग्जाम बच गया था तो मैम लिखने नहीं दी। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा। फिर एप्लीकेशन सबमिट हुआ तो आधे घंटे के बाद मुझे एग्जाम का मतलब क्वेश्चन मिला और लिखने के लिए दिया गया। तो मैं एग्जाम लिखा तो मैं देखा कि 1:30 बजे तक मेरा एग्जाम खत्म हो गया। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो भी मैं भरवा लिया। वहां पे तो देखा कि कितना 1:30 मतलब 1:45 बज गए। ठीक है, मैं सोचा कि 2:25 में ट्रेन है, इंडियन रेलवे कभी टाइम पे आती है, 10-15 मिनट लेट हो ही जाएगा। बिल्कुल, मैं सोचा वहाँ 4-5 किलोमीटर स्टेशन था, रांची स्टेशन में। वहां से सोचा कि अब मैं यार चले जाऊंगा तो क्यों घर जाऊं। घर जाने के बाद है कि टाइम 10-15 दिन मरा ही जाएगा। 10-15 दिन में मैं कहाँ से कहाँ मतलब बिल्कुल कुछ पैसे मतलब जुगाड़ कर ही सकता हूँ। और अभी भाई मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी।
तो मैं वहां से मैं सोचा कि घर नहीं जाना, वहां से वापस ट्रेन पकड़ा। वैसे उसी दिन 2:25 में झारखंड खपत क्रांति, वहां से मैं आया गुड़गांव। गुड़गांव आया, वहां से फिर मैं अपना रूम आया। सुबह शाम को 4 बजे से काम स्टार्ट हो गया मेरा। भाई करंट में आपके जो बीए के साथ अभी जो इंसिडेंट हुआ बीए में, क्या 12वीं 10वीं में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ था एक बार। मैं 12th में था, मेरा एग्जाम था रिटेल का, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था कि मेरा एग्जाम, मतलब मैं काम में इतने बिजी रहता था कि मैं एक बार देख भी नहीं सकता था कि मेरा एग्जाम कब है। तो मेरे को पता चला 11 बजे मैम कॉल की कि तुम एडमिट कार्ड नहीं ले गया है। तो मैं बोला मैम एग्जाम मेरा आज थोड़ी है, एक दिन बाद है। मैम बोली कि नहीं, एग्जाम तेरा आज ही है। अब मेरे को टाइम हो गया था 11:30। अब मैं सोचा यार 2:30 बजे से एग्जाम है, 2:15 से एग्जाम था। मैं सोचा पहुंच तो पाऊंगा नहीं, मैं सोचा फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मैं वहां से निकला, वहां से मैं निकला हजारीबाग के लिए। बालूमाथ में था, बालूमाथ, हाँ बालूमाथ लातेहार में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट हाँ बालूमाथ। हाँ, वहां से निकला, वहां से मैं हजारीबाग के लिए। तो वहां मैं पहुंचा यही तकरीबन 3 बजे, 3:30 बजे, ठीक है। ना मेरे पास एडमिट कार्ड था, ना मेरे पास, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था, ना मेरे पास आधार कार्ड था, कुछ भी नहीं था। विदाउट ड्रेस में था मैं। मेरे को पता था कि इस स्कूल में सेंटर है। मैं वहां पे, मैं सबसे पहले अपना स्कूल गया, वहां पे देखा मेरा स्कूल बंद है, ठीक है। वहां पे एक टीचर था, मैं बोला सर एग्जाम, तो बोला फलाना स्कूल में तेरा सेंटर पड़ा है। मैं वहां गया, वहां पे मैं गया तो देखा, तो मैं बोला सर मेरा एग्जाम है, मेरे को एग्जाम लिखने दीजिए। तो वो बोला कि भाई आइडेंटिटी दिखा। मैं बोला कि सर ना मेरे पास एडमिट कार्ड है, ना मेरे पास आधार कार्ड है, मेरा फोन चार्ज है कि मैं, मतलब फोन भी पूरा डेड है, ना आपको कुछ दिखा सकता हूँ। बोला भाई ऐसे कैसे एग्जाम लिखने दे दूं। तो फिर मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैम को कॉल किया। मैम बोली कि मैं नहीं पहचानता। मैम पहचाने की कहाँ से, ना मैं 11th में क्लास किया उस स्कूल में, ना मैं 12th में क्लास किया। बस जब मेरे को मतलब काम होता था कंपलसरी, कोई मतलब अर्जेंट काम, तभी मैं स्कूल जाता था। तो प्रिंसिपल मैम कहाँ से, क्लास टीचर पहचानती थी। तो उसके बाद फिर ऐसे मैं एग्जाम लिखने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज दे दीजिए, मेरा लाइफ का सवाल है। ऐसे बहुत इमोशनल, मतलब ऐसे बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया जितना मेरे से हो सका। मैं वहां से पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करवाया, पुलिस वाले ने भी मेरा मदद किया। रिक्वेस्ट किया उससे कि सर आपको मैं अपने साइड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसको एग्जाम लिखने दीजिए। वो एक ही चीज बोला, सर इसमें एब्सेंट भरा गया, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब इसका एग्जाम छूट गया। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं बोला सर बच्चे से पूछ लीजिए, वो लोग मुझे पहचान रहे। फिर मैं एडमिट कार्ड भी वहां से, फिर मैं गया अपना स्कूल दोबारा, फिर मैं दोबारा एडमिट का बोला, सर अब एडमिट कार्ड। बोला भाई मैं तू कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एब्सेंट अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस से एब्सेंट भर दिया था। उसके बाद फिर वो भर दिया, तो मैं सोचा यार अब क्या होगा। उसमें क्या था, 70 नंबर का प्रैक्टिकल था, 25 नंबर का एग्जाम था। उसमें अगर मैं लिखता तो अप्रोक्स 22 से 25 के बीच मेरा नंबर आ ही जाता, 5-7 नंबर कटते। और प्रैक्टिकल में मान लूंगा 70 में 60, 2-4-5-7 नंबर का 50-60 भी दे देता तो 75 हो जाते ऐसे भी। तो मैंने बहुत रिवॉर्ड लिखने ले दिया, मायूस होकर के मैं घर गया। मैं उस दिन ना बहुत टेंशन में था कि यार, उस दिन मुझे एक चीज समझ में आया कि टाइम की वैल्यू क्या है और पढ़ाई क्यों जरूरी है। आखिर जरूरी नहीं है तो फिर वो क्यों, मतलब नहीं लिखने दिया मेरे को एग्जाम, लिखने दे देता पढ़ाई। तो फिर मैं सोचा कि यार टाइम का बहुत वैल्यू। तो मैं उस दिन से मैं ना, मतलब एक चीज समझ में आ गई कि टाइम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उस दिन से टाइम को मैं फिजूल खर्ची नहीं करता। भाई यहाँ इस भाई से ना हजारों स्टूडेंटों को ये चीज सीखने की जरूरत है, टाइम की कीमत क्या होती है। तो भाई आपके साथ ना इतने इंसिडेंट हुए हैं और बहुत कुछ देखा है, तो उस इंसिडेंट्स में आपका रिजल्ट क्या रहा है एग्जाम का? रिजल्ट तो देखिए सर, मेरे 10th में तो ज्यादा नहीं थे, 85% था, 424 नंबर, 84.80%। और 12th में यही था कि 300, साढ़े 350 नंबर थे उसके ही 70% करीब। हाँ 70%। वो अगर आपका एग्जाम नहीं छूटता तो और बढ़ सकता था। हाँ मतलब ये 75 के तो समझ गया मैं। तो अभी आप है ना, आप हमारे जो बंदे आते हैं 65 से 70 के बीच में होगा रिजल्ट। हाँ 10th का। हाँ। तो कोई देखो ज्यादा बुरा तो नहीं था, ठीक है, बट एक स्टूडेंट के लिए जो इतनी स्ट्रगल करता है ना, उसके लिए थोड़ा मायूसपन हो जाता है कि यार 70% है, दुनिया 90% ला रही है। उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपका स्ट्रगल आपने किन परिस्थितियों में। मैं तो ना 11th में क्लास किया, ना तो 12th में क्लास किया, जो मैं 10th तक पढ़ा था ना, बस उसी चीज को मैं, मतलब उस क्वेश्चन को देखता था, उसको मैं चाहता था कि कैसे कन्वर्ट करके लॉन्ग में लिखूं।
बस कन्वर्ट करके लॉन्ग में लिखता था ना, मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। भाई ये है ना, ये एक स्किल है, ये हर किसी में नहीं है, हर किसी में नहीं है ये। आजकल क्या है, आपने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी तैयारी के, स्कूल के, आज तक आपने मैं 12th का बुक भी नहीं पढ़ा, तो 11 12th की बुक भी कैसा होता है देखा भी नहीं मैंने। और यहाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई कि बहुत से बच्चे कोचिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, उसके बाद डिप्रेस होके ना वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। ये तो जैसे गलत है। आज ही एक केस हुआ नागपुर में, वहां स्टूडेंट इतनी डिप्रेस हो गई थी, उसके पेरेंट्स ने भी आपकी तरह, जैसे आपकी परिस्थिति है, फैमिली बैकग्राउंड, उन्होंने भी नीट की तैयारी करवाई, 3 से 4 लाख रुपए उनके उधार लेके बच्चे के पेरेंट्स ने तैयारी करवाई, पर नीट पेपर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में वो बच्ची इतनी डिप्रेस हो गई, उस कर्जे को लेकर या किसी चीज को लेकर भी इतनी डिप्रेस हो गई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और एक आप हो, आपके साथ इतनी घटनाएं घटी हैं हर नहीं जगह। सर, परिस्थितियों से लड़ना मुझे आता है, मैं लड़ सकता हूँ किसी भी। मैं बहुत नीचे परिस्थिति में भी रहा हूँ भाई इतना नीचे में कि जिसको बिलीव भी नहीं कर सकता यही है। चीज ना, यही चीज मेरी ऑडियंस जो है ना, बच्चों, मैं स्पेशल ये वीडियो उन बच्चों के लिए शूट कर रहा हूँ जो आज के दौर में एक डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तैयारी और कंपटीशन की दौड़ धूप में दौड़ रहे हैं। उसी को लेकर भाई इतने मोटिवेटेड हैं, इतना स्ट्रगल करा है, तो आप इनसे कुछ सीख के जाएं, सीखें। भाई एक चीज और बताओ, अब आपने ना, जैसे रिजल्ट के बारे में आपने बता दिया, स्ट्रगल बता दिया, सब कुछ आपने देख लिया लाइफ में छोटी सी उम्र में। बहुत कुछ देखा हूँ। हाँ, पर अब जो नए बंदे जैसे आते हैं, शुरुआत करते हैं या काम के लिए, या आउट ऑफ स्टेट से, अदर स्टेट से दूसरे राज्य में जाते हैं इंटर स्टेट करके, तो वह क्या क्या दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सजेशन देखिए दो। सर, पहली बात तो अगर आप अनजान है, आपको कोई जान पहचान का उस शहर में नहीं है, तो जाने से पहले खुद में हिम्मत रखना पड़ेगा कि मेरे साथ कुछ भी हो मैं फेस कर सकता हूँ, कुछ भी हो। क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हुआ लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वो मेरे साथ जो लड़का था वो बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। मैं बोला भाई तू चला जा, मुझे मतलब नहीं है, मैं जैसे तैसे करके यहीं पे कमाऊंगा। आज मैं वहीं पे रहा तो आज मैं अच्छा खासा इनकम कर रहा हूँ। हाँ, डेली के 2000 तक इनकम तो कर ही लेता, 2025 होता और है। 2 से 3 अगर हजार अगर मैं अगर मैं उस दिन चला जाता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। उस टाइम पे मैं नहीं गया, मैं खुद पे भरोसा रखा। पहली बात, अगर आप बाहर आ रहे हो तो अगर आपका जान पहचान में कोई नहीं है तो आने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ ना आपको रहने का ठिकाना मिलेगा। दूसरी बात, फ्रॉड चीज से बचना है, क्योंकि बड़े बड़े शहर में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे साथ जैसे हुआ भी, आप बता रहे थे। मेरे साथ हुआ भी फ्रॉड। मैं गया इंटरव्यू देने, वो एक कोने में बुलाता है कि भाई यहाँ आ जा। मैं बोला यहाँ कौन सा ऑफिस होता है? वो बोलता है आ जा। अब जब मैं उसको दोबारा कॉल करता हूँ तो मेरे साथ वो गाली गलौज करने लगता है। मैं बोला भाई देख फ्रॉड, मैं वहां जाता, पता नहीं मेरा फोन छीन लेता है, मेरे पास पैसे थे वो ले लेता, कि पता नहीं मेरे से क्या ले लेता। पहली बात है कि आपको फ्रॉड से बचना पड़ेगा। दूसरी बात है भाई बहुत प्रॉब्लम फेस करना है, जैसे खाने पीने रहने का, आपको ना रहने का ठिकाना मिलेगा। आप मान लो अगर गांव में अच्छे घर में रह रहे हो, गांव में तो अप्रोक्स सबका तो घर होता ही है हाँ, बिल्कुल अच्छा, है। चाहे वो जैसा भी फैमिली बैकग्राउंड से रहे। अब वो अच्छे घर में रहे, गांव में जैसा राज खोजोगे कि मम्मी खाना देती है, ये वो लंच फंड, ऐसे वैसे ऐसा शहर में आपको मिलेगा नहीं ना भाई। यहाँ ऐसा जगह नहाने को मिलेगा ना जहाँ पे मतलब आप नहाना नहीं चाहोगे, खाना भी ऐसा जगह मिलेगा जहाँ आप खाना नहीं चाहोगे, सोना, आपको नींद, मच्छर काटेगा, नींद नहीं आएगा, फिर भी आपको रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज अगर फेस कर पाते हो तो आप बाहर आओ, वरना फिर मत आओ। और आने का मतलब ये है कि ये नहीं कि प्रॉब्लम आ रही तो घर, भाई आए हो तो जैसे भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करके यहाँ टिकना सीखो। भाई आपने जो कहा है ना, इससे बहुत से ऑडियंस तो मोटिवेट होगी, बट एक मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं क्यों मोटिवेट हो रहा हूँ आपसे? क्योंकि भाई दुनिया का पहला चैनल गिग वर्कर्स और राइडर्स के लिए बना रहा हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बहुत से राइडर्स भाई है ना, जैसे भाई का भी बताऊंगा, बहुत से राइडर्स भाई क्या करते हैं, हाँ मैं आ जाता हूँ, आप शूट कर लो। मैं शूट की तैयारी करता हूँ, फोन करता हूँ, वो सोचते हैं कि फेक है।
वो उनका भी सोचना ठीक है, क्योंकि वो फेक इसलिए सोचते हैं कि किसी ने इनके बारे में सोचा ही नहीं है। दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म राइडर्स टैलेंट हंट काम कर रहा है। भाई आप बताओ, आप मेरे से कल मिले थे, सच्चाई बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, राइड के द्वारा ही मिले। हाँ आपने मेरे से कहा कि मैं कल आऊंगा, ठीक है, मैंने कोई कॉल नहीं करी आपको। अब कौन सी कोइंसिडेंस ये हुआ भाई के साथ, मैंने आज फिर वापस राइड बुक करी अपने घर आने के लिए, तो उसी टाइम भाई भाई के साथ ये हुआ कि भाई की राइड बुक हो गई। हाँ और okay. मेरा क्वेश्चन छूटते ये था कि भाई सूट के लिए कब आए। और अब क्या बहाना दोगे, अब तो कोई बहाना नहीं बचा। वो तो है ही। दोबारा मिल गए तो बहाना कहाँ से बचेगा। तो भाई अब बताओ, आपके मन में था ये फेक है, मेरे मन में आप फेक हाँ ये बताओ। फेक इसलिए था क्योंकि मेरे साथ आज तक बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। इतने फ्रॉड हो चुके कि भरोसा मेरा उठ गया हर इंसान पे। समझ गया हूँ, आप स्टोरी ऐसी है, बट क्या ये फेक है नहीं फेक किसी तो भी नहीं तरह से नहीं है। भाई जितने भी राइडर्स ये वीडियो देख रहे हैं, टैलेंट स्किल्स जो भी है आप हमें वीडियो अपनी बना बना कर भेजें। दूसरी एक और अनाउंसमेंट, जल्दी राइडर्स गिग वर्कर्स के लिए दुनिया की पहली ऐसी ऐप लॉन्च करने वाले हैं जहां बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। आएगी, ये ऐप आएगी। तो भाई चलिए, आपसे बहुत सी बातें हुई, हर तरह को लेकर बातें हुई, काम को लेकर हुई, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर हुई, स्टडी को लेकर हुई, आपका स्ट्रगल को लेकर हुई। आप इतने मोटिवेटेड हो, तो मैं इसी बात पर एक विराम देना चाहता हूं अपने इस पॉडकास्ट का, कि कभी भी लाइफ में हिम्मत नहीं आ रही है। हाँ ये बात तो है। हम भी ये फेस कर रहे हैं कि बंदे सूट के लिए आने से कतराते हैं, क्योंकि नया चैनल है, नया प्लेटफॉर्म है, कतराएंगे। और सबसे बड़े स्ट्रगल मेरे लिए ये भी है कि एक राइडर को कैमरे के ऊपर लेके आना, उनकी कैमरे के सामने झिझक निकलवाना। तो लाइफ में भाई घबराना नहीं, हर स्थिति को फेस करना है। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें, उनके लिए एक बहुत मोटिवेशनल चीज है कि इन जैसे भाई आज भी मौजूद है जो छोटी सी लाइफ में इतना स्ट्रगल देख लेते हैं। और सभी सेलिब्रिटी या जो भी कॉरपोरेट के एम्प्लॉय वीडियो देख रहे हो, उनसे भी रिक्वेस्ट है, अपने जो आप राइड बुक करते हो ना, उनसे बात करें यार, बात करें। क्या पता कौन सा आदमी किस मजबूरी में आपकी ये राइड चला रहा हो। आप हजारों बंदों को आप एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हो। तो गिग वर्कर्स ई कॉमर्स का एक चौथा स्तंभ है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें। सेलिब्रिटीज भी, आपके पास भी इतने बंदे आते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं, उनसे बात करें। टैलेंट कूट कूट के भरा है, गिग वर्कर्स में टैलेंट की कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भाई अगर स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में या आप इनसे मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो कमेंट में स्ट्रगल और मोटिवेशन की बाढ़ ला दें यार। और आप हमें भी सजेस्ट करें कि हम अगली वीडियो कैसे कैसे लेके आए, किस किस चीज के ऊपर लेके आए, आप कमेंट करें। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद।